हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चल रहा होगा। देखिए, हम लोगों ने साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पीछे वाले क्लास में चर्चा भी कर लिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो जा करके देख लीजिए, तब आपको बहुत ही आसानी होगा ये क्लास को समझने में। ठीक है, तो जब कभी भी आप अगर पीछे वाले नहीं देखे रहते तो उसको पहले देख लीजिए कीजिए, ताकि आपको ये क्लास बहुत ही बेहतर समाज में आएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट को। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पोषण यानी जैव प्रक्रम पोषण जो है उसको हम लोग परिभाषित कर लिए थे कि आखिर कहते किसको है। तो एक बार फिर से हम आप लोगों को रिपीट कर देते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम मतलब क्या कि हम लोगों का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए, इस अस्तित्व को हमेशा बनाए रखने के लिए जिन जिन चीज़ों का जरूरत होता है, ठीक है, तो उन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे में होता है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण, समन्वय, जनन। ये सारी क्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, जो हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोगों को ये भी पता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ है, उसमें से कुछ पदार्थ सजीव है, कुछ पदार्थ निर्जीव है। यानी जो सांस ले, जो चले फिरे, जो अपनी संख्या में वृद्धि करे वो सजीव, और जो सांस न ले, जो न चले फिरे, जो अपनी संख्या में वृद्धि न करे वो क्या हो जाएगा, निर्जीव। तो अब देखिए, मूल रूप से हम लोगों को सजीवों के बारे में ही पढ़ना है। इसीलिए तो बायोलॉजी को कहा ही जाता है कि सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यानी सजीवों का एक क्रमबद्ध तरीके से जब हम लोग अध्ययन करते हैं और उससे जो हमको नॉलेज प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। कोई दिक्कत। अब देखिए, ये जो सजीव होता है, ये सजीव भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिका वाला, यानी जो सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। एक होता है बहु कोशिका वाला। ठीक है, तो जो क्या है, एक से अधिक कोशिका से बना होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में मतलब खाना खाने के लिए, पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही कोशिका होता है जो वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। तो वो विसरण प्रक्रिया द्वारा ही सब कुछ को, किसी भी गैस को, किसी भी भोजन को, सबको क्या कर लेता है, अंतर्ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और उस तरीके से उसका पोषण प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात करेंगे, अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात करेंगे तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, बहुत ज्यादा कोशिका होता है और हर एक कोशिका तक पोषक तत्व पहुंचाना, यानी उसको पहुंचाने के लिए एक अंग होता है, खास अंग होता है। क्योंकि देखिए, इसमें तो बहुत कोशिका है और ये डायरेक्ट क्या रहता है, वातावरण के संपर्क में नहीं रहता है। कुछ ही कोशिका वातावरण के संपर्क में रहता है, जिस वजह से क्या होता है, ऊपर जो ऊपर में है कोशिका उसको तो ऊर्जा मिल जाएगा, लेकिन जो अंदर है उसको कैसे ऊर्जा मिलेगा। तो इसीलिए बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, एक खास अंग होता है उस कोशिकाओं तक जो अंदर है, वहां तक भोजन को पहुंचाने के लिए, वहां तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बहुकोशिकीय जीवों को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वहीं पर चलते हैं। अब देखिए, ये जो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय है, इनमें से हम लोग एक कोशिकीय जीव तक पढ़ लिए थे, पोषण भी पढ़ लिए थे कि आखिर पोषण कहते किसको है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि ही पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सब क्या है, ये सब का सब पोषक तत्व है, जिससे हमारे शरीर का क्या होता है, विकास होता है। अगर ये सब नहीं हम लोग लेंगे तो हम लोगों का शरीर विकास नहीं करेगा, यानी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जैसे टांग हाथ देखते होंगे कि लंगड़ा लुंगड़ा ऐसा हो जाता है, तो ये किस वजह से, पोषण की वजह से। यानी सही पोषक तत्व उसको नहीं मिला रहता है बचपन में, इसीलिए उसको ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी। अब देखिए, तो इस तरीके से हम लोग एक कोशिकीय जीवों के बारे में जान लिए थे। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। पोषण तो जान लिए, अब देखिए, अब पोषण जरूरी क्यों है, थोड़ा इस बात को जान लेते हैं। देखिए, पोषण जरूरी क्यों है, जरा आप लोग बताइएगा कि पोषण जरूरी क्यों है, आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ता है, जरूरी क्यों। देखिए, ये क्वेश्चन पूछता भी है और नहीं भी पूछे फिर भी आप नॉलेज के लिए जरूर ध्यान रखें। तो पोषण जरूरी क्यों है, इस बात को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले एक बात समझिए। देखिएगा, अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे आपको कट जाए, कहीं फट जाए, कोई हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो देखिएगा कुछ दिनों के बाद वो जुट जाता है। आखिर ये कैसे जुटा, तो वही से आता है आंसर कि पोषण जरूरी क्यों है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पोषण नहीं करेंगे, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करेंगे, तो जितना भी हम लोगों का भाग है, टूटा फूटा भाग, जहाँ कोशिका अब अंदर वाले भाग में जो कोशिका उपस्थित है उस तक ऊर्जा ही नहीं पहुंचेगा।
यानी अगर हमको आंसर देना होगा कि पोषण क्यों जरूरी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या? ऊर्जा की आवश्यकता, तब तो हमारा बॉडी काम करेगा। और टूटे फूटे भागों को, जितना भी भाग टूटता है, फूटता है, चाहे कट जाता है, उन भागों को मरम्मत करने के लिए ये पोषक तत्वों की क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पोषण क्या है? जरूरी है, क्योंकि पोषण द्वारा ही तो हम पोषक तत्व लेंगे। यानी सीधा और सिंपल आंसर देंगे कि निरंतर जीवों को जीवित रहने के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और टूटे फूटे भागों को मरम्मत के लिए क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, तो पोषण जरूरी है, समझ गए सबको। अब ध्यान से देखिएगा, पोषण जो है बहुत प्रकार का होता है। मतलब मुख्यतः हम लोग कितने भागों में इसको बांटेंगे? 2 प्रकार। ठीक है, देखिए पोषण, पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब ध्यान से देखिएगा, पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया स्वपोषण और एक हो गया परपोषण। ध्यान से देखिएगा, इस सब को बहुत ही अच्छे से समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी ये समझना जरूरी है। परपोषण, पोषण कितने प्रकार के? स्वपोषण और परपोषण, यानी 2 प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोगों को स्वपोषण को निपटा लेना है। कोई दिक्कत? स्वपोषण देख लीजिएगा, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया है। स्वपोषण ये ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको निपटा लेना है, यानी स्वपोषण, क्योंकि ये छोटा पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको खत्म करेंगे, उसके बाद परपोषण पर जाएंगे। ये परपोषण बहुत बड़ा पार्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, आखिर स्वपोषण, इसका मीनिंग निकालिए, अर्थ निकालिए। स्व यानी स्वयं, पोषण, जो जीव स्वयं पोषण कर लेगा, खुद से अपना भोजन बना लेगा, उसी को तो हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण। यानी जो जीव खुद से अपने पोषक तत्वों को बना करके खुद ग्रहण कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? स्वपोषण। पर मतलब क्या? दूसरा पोषण, यानी दूसरे जीवों पर जब कोई जीव निर्भर रहता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर पोषण। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, हम आप लोगों को बताए थे कि जो हम लोग को पढ़ना है वो एक पादप जंतु, समझ गए, जितना भी पादप है और जितना भी इधर जंतु है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो जंतु के बारे में खास करके हम लोग को परपोषण में पढ़ना है, और जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी वनस्पति है, सब के बारे में कहाँ पढ़ना है? हम लोगों को स्वपोषण में पढ़ना है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्वपोषण को समझ लेते हैं अच्छे से। अगर स्वपोषण की परिभाषा बोलेगा तो क्या कहेंगे? ऐसा पोषण या ऐसा पोषण की प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर खुद पर निर्भर रहता है। यानी सीधा कहेंगे कि ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं भोजन बना करके उसका क्या करता है? ग्रहण करता है और उनसे ऊर्जा प्राप्त कर अपने जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे में क्या कहेंगे? पेड़ पौधे, होगा कि नहीं होगा? पेड़ पौधे, जितना भी हरे पेड़ पौधे, खास करके हरे पेड़, कुछ नील हरित शैवाल भी होते हैं, नीला हरा शैवाल जो होते हैं वो भी कुछ होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ नील हरित शैवाल, शैवाल, देखिए। तो आप लोगों को स्वपोषण समझ में आ गया कि ऐसा जीव जो स्वयं भोजन बनाए, ठीक है, और उसको ग्रहण करे, फिर उनसे ऊर्जा प्राप्त करे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्वपोषण। और जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं सब स्वपोषण की प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन को प्राप्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन परपोषण दूसरे पर निर्भर रहता है। चलिए अब स्वपोषण को एकदम डिटेल से जानते हैं। अब देखिए, थोड़ा हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये पेड़ पौधा जो है वो किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन को पूर्ण करता है? स्वपोषण, स्वपोषण। ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? पूर्ण करता है। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। अगर पूछे कि हरे पेड़ पौधा किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है बच्चों, तो हरे पेड़ पौधा द्वारा। कोई दिक्कत?
सॉरी हरे पेड़ पौधा बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। अब देखिए, तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है क्या? बहुत बार पूछा है क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। आप लोगों को जानना भी चाहिए कि आखिर पेड़ पौधा कैसे अपना भोजन बना लेता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तो जानते हैं, लेकिन कैसे आखिर होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है कि वायुमंडल में, कहां पर? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? O2 गैस कितना है? ऑक्सीजन 21% है। कितना है? 21%। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन, इसको N2 बोलते हैं हम लोग, 78%। कितना है? 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वो 0.03% है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए, तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया? 0.03%। कोई दिक्कत? इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता रहता है, इसीलिए ये सब कॉमन चीज है, इस सब को ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते भी होइएगा, तो जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगा ना, तो ये जो हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो गैस है, इसका संतुलन ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आखिर है क्या, इसको समझ लेंगे तो आप लोगों का जो आंसर है ना ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि क्यों आखिर संतुलन बना हुआ है। देखिए, जितना भी हरे पेड़ पौधा है, ठीक है, वो हरा पेड़ पौधा आखिर हरा दिखता क्यों है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए, बहुत क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। जितना भी हरे पेड़ पौधा, हरा दिखने का कारण क्या है पता है? पत्ती में उपस्थित रहता है क्या? क्लोरोफिल। क्या रहता है उपस्थित? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा कैसा दिखता है? हरा दिखता है। कैसा दिखता है? हरा। अब देखिए, हम लोगों को पता है कि ये पत्तियों में ना एक लवक होता है, जिसको हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। कौन लवक के नाम से? हरित लवक के नाम से। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हरित लवक, ये हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक, उस हरित लवक के अंदर होता है क्या? ये क्लोरोफिल। देखिए, पहले पत्ती, ध्यान से देखिएगा, पहले पत्ती, फिर उसमें क्या रहता है? हरित लवक। उस हरित लवक के अंदर रहता है क्या? क्लोरोफिल। तो ये हरित लवक में ये क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, इसीलिए ये पत्ती हमको कैसा दिखता है? हरा दिखता है। क्योंकि हरित लवक भी हरा रंग का हो गया। हरा रंग का क्यों हरित लवक? क्योंकि उसमें क्या है? क्लोरोफिल। उसी वजह से पत्ती भी कैसा दिखता है? हरा दिखता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक और चीज है, इस क्लोरोफिल के अंदर ही एक और धातु पाया जाता है, जो धातु है मैग्नीशियम धातु, ठीक है। कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु। इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। अब देखिए, तो ये क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया? मैग्नीशियम धातु। ये मैग्नीशियम धातु पता है क्या करता है? ये मैग्नीशियम धातु लाल रंग और पीले रंग को अवशोषित करता है। लाल रंग और पीले रंग को क्या करता है? अवशोषित करता है। यानी एक तरह से क्लोरोफिल ही अवशोषित करता है, लेकिन उसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम। तो हम वही कहेंगे वही अवशोषित करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। देखिए, क्लोरोफिल को एक और नाम से जानते हैं, कीलेट। कीलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट। क्लोरोफिल के कीलेट, कीलेट या पर्णहरित भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पर्णहरित भी इसी को बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कीलेट या पर्णहरित। पर्णहरित कुछ भी बोले, सबको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल, ये पत्ती को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि पत्ती के अंदर सारा चीज है, तो पत्ती एक क्या हो गया? अंग हो गया। इसीलिए प्रकाश संश्लेषी इकाई हम किसको बोलेंगे? पत्ती को। क्या? प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषी इकाई, ठीक है, पत्ती को बोलेंगे। जबकि हरित लवक को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, प्रकाश संश्लेषी इकाई नहीं, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलेंगे पत्ती को। पत्ती को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी अंग। जबकि हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी अंगक। इसको क्या बोलेंगे? अंगक। देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो क्लोरोफिल है ना, इसको हम लोग इकाई बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, पत्ती, पत्ती के अंदर क्या है? हरित लवक। हरित लवक के अंदर क्या है? क्लोरोफिल या पर्णहरित या कीलेट, उसी को बोलते हैं। उस क्लोरोफिल के अंदर क्या है? मैग्नीशियम। तो पत्ती को बोले अंग, हरित लवक को बोले अंगक, और क्लोरोफिल को बोले इकाई।
कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन सारे चीजों को जब हम देखेंगे इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आखिर क्यों इसको इकाई बोला जाता है, तो यहीं से अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें अब देखिए, अब सबको पता है कि पत्ती में क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है वो तो हरा होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसी वजह से तो वो हरा दिखता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य प्रकाश को, किसको, सूर्य प्रकाश को, सूर्य प्रकाश में विकिरण ऊर्जा, क्योंकि लाल रंग का है वो सूर्य प्रकाश और पीले रंग का भी है, तो उसको क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि अभी अभी हम बताएं कि ये क्या कर लेता है, अवशोषित करता है लाल और पीले रंग को। तो अब देखिए जब ये क्लोरोफिल क्या करता है, इनको अवशोषित कर लेता है, यानी सौर जो किरण है, यानी सूर्य का किरण है, उसमें विकिरण ऊर्जा जो है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब देखिए उसको मतलब मिल गया ये सूर्य प्रकाश। अब दूसरा चीज और, पत्ती में एक और चीज पाया जाता है, रंध्र। क्या पाया जाता है पत्ती में, रंध्र पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, रंध्र, छिद्र जो होता है, उस रंध्र के द्वारा पत्ती क्या करता है, वायुमंडल से यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई दिक्कत? अब जड़ के द्वारा पेड़ पौधा क्या कर लेता है, जल और खनिज लवण। जड़ के द्वारा क्या ले लेता है, जड़ से लेता है जल और खनिज लवण। ठीक है, और खनिज लवण। अब देखिए इस प्रकार से वो सारे चीजों को ले लिया। अब क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस जल से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस जल से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया के बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और जल, कुछ जल को क्या करता है, निष्कासित करता है, यानी बनता है। ठीक है, तो देखिए समझ गए, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझे। इसमें क्या हुआ, पत्ती रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया और पत्ती में जो क्लोरोफिल उपस्थित है वो सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लिया। ठीक है, क्योंकि उसको अवशोषण करने की क्षमता होती है। और पेड़ पौधा जड़ के द्वारा जल और खनिज लेवल लिया, और यही जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करके एक ठो अणु ग्लूकोज का निर्माण करता है, साथ में जल और ऑक्सीजन गैस भी बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोलते हैं। कोई दिक्कत? तब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एक क्वेश्चन आता है कि उपोत्पाद के रूप में, यानी ऐसा चीज कौन है जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता क्या है, तो ऑक्सीजन गैस। क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरीके से अब आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है। अब देखिए जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होगी तो वो कहाँ से लेगी, वायुमंडल से। और वायुमंडल में जो अधिक होगा कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगा, कम होगा, जिस वजह से हम लोग को गर्मी भी कम महसूस होगा, उतना संतुलन नहीं बिगड़ेगा। और फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पूर्ण होता है तब निकलता है क्या, ऑक्सीजन गैस। और यही ऑक्सीजन गैस का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, देखिए संतुलन बना है, यानी कभी खत्म नहीं होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उन दोनों का उपयोग होता रहेगा। और हाँ, पेड़ पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधा लगाएंगे तभी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, तभी तो ये संतुलन बना रहेगा। अगर हम लोग लगातार पेड़ पौधा काटते रहेंगे, एक दिन पता चलेगा कि ये गर्मी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यही तो रीजन है, आजकल जो इतना गर्मी बढ़ गया है, क्या है रीजन, क्या है, बस रीजन यही है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया थोड़ा कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम, क्योंकि पेड़ पौधा कट रहा है। ठीक है, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी देखिए कि आजकल फल उल मतलब निकल भी नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखिए पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा तब तो ग्लूकोज बनाएगा। हम सबको पता है कि अगर वही ग्लूकोज ही उन लोगों का भोजन होता है पेड़ पौधे का, अब सब तो भोजन का तो उपयोग करेगा नहीं, तो जो कुछ बच जाता है, जो ग्लूकोज कुछ बच जाता है ना, तो वही किस रूप में आता है पता है, फल के रूप में बाहर निकलता है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जरूरी है पेड़ पौधा के लिए। जब तक वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करेगा तब तक फल आएगा ही नहीं। और आजकल प्रदूषण के कारण पत्तियों का जो रंध्र है वही बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी कैसे, क्योंकि उसी रंध्र से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब तक नहीं जाएगा तब तक तो अभिक्रिया ही नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा लगाइए और प्रदूषण मुक्त चीज़ों का उपयोग कीजिए, ताकि पेड़ पौधा आसानी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके और फल फूलों की कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का भी क्या रहेगा, संतुलन बना रहेगा। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत ही
अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कहिएगा कि जो जल है, आखिर ये जल अभिक्रिया जो किया तो जल टूटा कैसे? लेकिन एक बात आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा कि सूर्य प्रकाश का यहाँ पर काम क्या था, क्योंकि सूर्य प्रकाश का तो कहीं आप जिक्र नहीं किया, आप तो ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सूर्य प्रकाश का काम एक ही है, जल को विभक्त करना, जल को तोड़ना, यानी जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में बांटना, तभी तो वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान से अब समझ गए कि सूर्य का क्या काम है। तो सूर्य का काम है उस जल को विभक्त करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो अब आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझ में आ गई। अब हम आप लोगों को एक बार पूछते हैं, ठीक है, किस टाइप से पूछते हैं कि अभी तक जो हम आप लोगों को बताए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आखिर क्या होता है, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो सारे को हम बता दिए। अब एक बार आप देखिए, ऐसे याद रखिएगा। देखिए, ये जो पत्ती होता है, ठीक है, क्या पत्ती, पत्ती, चूंकि पत्ती के अंदर ही सब चीज होता है, इसलिए पत्ती को हम लोग क्या कहेंगे? अंग। क्या अंग? प्रकाश संश्लेषी अंग। कौन सा अंग? प्रकाश संश्लेषी अंग। कोई दिक्कत? देखिए, पत्ती के अंदर होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही उसी को बोलते हैं, या हरित लवक उसी को बोलिए, हरित लवक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंगक। ध्यान रखिएगा, पत्ती को क्या बोले? अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग, जबकि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को क्या बोलेंगे? अंगक। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ध्यान से याद रखिएगा ये सब। क्लोरोफिल या कीलेट इसी को बोलते हैं, या पर्णहरित इसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसी क्लोरोफिल के अंदर एक और चीज होता है। क्या होता है वो होता है क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम धातु। कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु, जो लाल, मतलब लाल रंग को और पीले रंग को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब देखिए, पत्ती में एक चीज होता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र। ये रंध्र ही क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आने देता है अपने अंदर, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। ये पूछता है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लेता है भाग? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन के कितने अणु? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, प्लस जल के भी 6 अणु भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बनता है क्या? ग्लूकोज के एक अणु C6H12O6, प्लस जल का भी 6 अणु बनता है और ऑक्सीजन का भी 6 अणु बनता है। यही ऑक्सीजन तो उपोत्पाद के रूप में निकलता है। ये देख रहे हैं किसके उपस्थिति में होता है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश यानी क्लोरोफिल, किसके उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये हो गया प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपण। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो अब आशा करते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, ये बात हम आप लोगों को बता देते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको नीचे से अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और कहीं भी आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखिए ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों में हम आप लोगों को एक दिन में 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो दे, ताकि आपको भी सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो। ठीक है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, हम आपके लिए तत्पर है। बस आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो जरूर हम आप लोग आपके साथ उपस्थित है, हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ा है। ठीक है, बस आपको भरोसा करना होगा। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।